नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका जालिम पार्ट 8। कालू राम, फकीर बाबा का शांत स्वर वहां गूंजा। बहुतों को मारा था तूने, नरसंहार किया था, लेकिन कम से कम अब मेरे सामने होते हुए तू किसी की जान नहीं ले सकता। कालू राम गुर्रा उठा। तू मेरा क्या करेगा बुड्ढे? मुझे रोकने की हिम्मत है तेरे में? कालू राम घोड़े जैसे दांत पीसकर कह उठा। हाँ, हिम्मत है। और जब हिम्मत नहीं थी तब तूने मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया था, लेकिन अब तू अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फकीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। अब तू इसकी जान लेना चाहता है, लेकिन तेरी बाह नहीं हिल रही। तू देवा और मिन्नो के सब साथियों को मार देना चाहता है, परंतु तेरा यह हथियार बेकार हो गया। कालू राम के चेहरे पर मौत के भाव स्याह हो उठे। तो तू मुझे समझाना चाहता है कि तू बहुत शक्तिशाली है बुड्ढे? तेरा मतलब कि मेरी बाह को तूने रोका है, गन को तूने खराब किया है, यह तेरे इशारे पर चलती है? कालू राम पागल हो रहा था। फकीर बाबा जवाब में मुस्कुराया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो कालू राम की बाह भी खुलती चली गई। बाह में जकड़ी रुस्तम राव की गर्दन आजाद हो गई। कालू राम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी खुली बाह को हिलाना चाहा, लेकिन वह अपनी जगह पर ही रही, उसी तरह थोड़ी सी खुली। रुस्तम राव फौरन उसकी बाह के नीचे से निकला और कई कदम दूर हटकर जा खड़ा होने के बाद अपनी गर्दन को मसलने लगा, जो कालू राम की बाह में दबी रही थी। कालू राम ने अचकचाकर फकीर बाबा को देखा। फकीर बाबा के चेहरे पर अब गंभीरता आ गई थी। उसने अपनी उठी बाह को नीचे किया तो कालू राम की बाह भी जैसे अदृश्य शिकंजे से आजाद हो गई। गन फेंक दे कालू राम, यह तेरे किसी काम की नहीं। फकीर बाबा की आवाज गंभीर थी। कालू राम ने दांत पीसकर गन का मुंह फकीर बाबा की तरफ किया और घोड़ा दबाना चाहा, परंतु गन पहले की ही तरह जाम रही, बेकार ही रही। दांत किटकिटाते हुए कालू राम ने गन को दोनों हाथों में पकड़कर तिल्ले की भांति मरोड़ा और उसे गुस्से से दूर उछाल दिया। मैं जानता हूँ, हर जन्म में ही तू असीम ताकत का मालिक रहा है, फकीर बाबा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तेरी ताकत हमेशा ही गलत काम के लिए इस्तेमाल होती रही। तूने कभी भी अच्छे काम के लिए अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत हो गया। इस जन्म में मैं तेरी को अपनी नहीं करने दूंगा। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी कालू राम। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? कालू राम फकीर बाबा को लेकर अब उलझन में था। 3 जन्म पहले मैं तेरा पिता था, तब तूने जो किया था उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं बची कि यूं ही भटकता रहूं। मैं सब ठीक करके मुक्ति पा जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि तुम लोगों के इस जन्म में मुझे दखल देना पड़ रहा है, फकीर बाबा ने शांत धीमे स्वर में कहा। कालू राम का चेहरा एकाएक सुलग उठा। बकवास करता है, सब बकवास। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे, दरिंदगी भरे स्वर में कहते हुए कालू राम मुट्ठियां भींचकर फकीर बाबा की तरफ बढ़ा, परंतु 2 कदम उठते ही कालू राम के दोनों पांव जैसे जमीन से चिपक कर रह गए। कालू राम ने अपने पांव को जोर लगाकर उठाने की चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सका। हर बीतते पल के साथ साथ कालू राम वहशी होता नजर आ रहा था। देवराज चौहान, मोना चौधरी और अन्य सब हैरानी से यह सब होता देख रहे थे। सुनते तो विश्वास न करते, परंतु इस वक्त अविश्वास वाली कोई बात नहीं थी। सब कुछ सामने ही तो था। कालू राम ने काली निगाहों से फकीर बाबा को देखा। यह सब तूने किया है बुड्ढे? कालू राम चीखा। नहीं, फकीर बाबा ने धीमे स्वर में कहा, तेरे कर्म ही यह सब तेरे से करा रहे हैं। अगर तेरे कदम किसी अच्छे काम के लिए बढ़े तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि तुझे रोक सके। कालू राम गुर्राया। क्या किया है तूने? कुछ नहीं, फकीर बाबा का स्वर पहले जैसा था। मैंने अपनी शक्ति से तेरे कदमों को बांध दिया है। अब यह न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे हट सकते हैं। कालू राम के चेहरे पर जलजले के भाव थे। क्या चाहता है तू? वह खा जाने वाले स्वर में बोला। देवा और मिन्नो का पीछा छोड़कर दूर चला जा, यह अपना फैसला खुद कर लेंगे। मैं तेरे को इनकी लड़ाई के बीच नहीं देखना चाहता।
फकीर बाबा का स्वर पहले जैसा था। इसमें तेरा क्या जाता है? बहुत कुछ जाता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि बता सकूं। तू सिर्फ इतना जान ले कालूराम कि हर जन्म में इनकी लड़ाई को तू बढ़ावा देता है और मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में भी तेरे भड़काने की वजह से खून खराबा हो और मैं अपना शापग्रस्त शरीर लेकर भटकता रहूं। यह झगड़ा मुझे खत्म करना है। जन्मों से आ रही इस लड़ाई का मुझे अंत करना है। इसलिए झूठ बोलता है तू। मैं बीते जन्मों की बात नहीं मानता। कालूराम चीखा। मानोगे? फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी इस लड़ाई में जिंदा बच जाएगा उसे सुनाऊंगा बीते 2 जन्मों की खूनी दास्तान। तब उसकी समझ में बात आएगी। लेकिन पहले अपनी इस लड़ाई का अंत कर लो, फैसला कर लो। मेरी बात सुनकर तुम सबको मालूम होगा कि बीते जन्मों में तुम क्या क्या थे और सारी घटनाएं कैसे कैसे घटी। कालूराम अपने घोड़े जैसे दांतों को पीसकर रह गया। तुम लोगों ने किसी जन्म में मेरी बात नहीं मानी, इस जन्म में भी नहीं मान रहे। इसलिए न चाहते हुए भी अब मुझे तुम लोगों से कुछ हद तक कठोरता से पेश आना पड़ेगा। फकीर बाबा की निगाह देवराज चौहान और मोना चौधरी पर भी गई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में भी तुम लोगों की लड़ाई का फैसला न हो और मुझे फिर तुम्हारे अगले जन्म का इंतजार करना पड़े। मत भूलो, मैं भी इंसान हूँ जो तुम लोगों की वजह से 3 जन्मों से भटक रहा हूँ। हर कोई चुप शांत, निगाहें फकीर बाबा पर। इस वक्त कालूराम ही था जो गुस्से से पागल हो रहा था। मेरे पाँव को तूने बांधा है? कालूराम चीखा। फकीर बाबा ने कालूराम को देखकर हौले से सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। तो आजाद कर मुझे, एक शर्त पर। फकीर बाबा की आवाज़ सपाट थी। अगर मेरी शर्त मानेगा कालूराम बेटे, तो तुझे मंत्रों से मुक्त कर दूंगा। नहीं तो तू हमेशा के लिए इसी तरह खड़ा रहेगा और इसी तरह तेरी जान निकल जाएगी। इसलिए मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई है। बोल बुढ़े, कालूराम चीखा। मेरे आज़ाद करते ही यहाँ से चले जाना। किसी तरह की चालाकी नहीं करेगा तू। देवा और मिन्नों की लड़ाई में दखल नहीं देगा। इस तरफ पलटकर देखेगा भी नहीं। कालूराम ने दांत किटकिटाए। फकीर बाबा शांत भाव से उसे देखता रहा। ठीक है, आज़ाद कर मुझे, कालूराम खा जाने वाले स्वर में कह उठा। तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। अगले ही पल कालूराम के मंत्र द्वारा जकड़े पांव आज़ाद हो गए। कालूराम ने 1-2 कदम चलकर अपनी तसल्ली की। फकीर बाबा की चमक भरी निगाह एकटक कालूराम पर थी। कालूराम ने काले नाग की भांति फकीर बाबा को देखा। बुढ़े, कालूराम ने खतरनाक स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत ही चालबाज इंसान है जो 2-4 मंत्र जानकर पिछले जन्मों की कहानी सुनाकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। याद रख, वक्त आने पर मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपने इस जन्म को भी भूल जाएगा। फकीर बाबा के चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे कोई शरारती बच्चा शरारत कर रहा हो। चला जा यहाँ से। फकीर बाबा की आवाज़ बेहद शांत थी। जा तो रहा हूँ, लेकिन बुढ़े, कालूराम ने अपने शब्द अधूरे छोड़े और गुर्राता हुआ तेज तेज कदमों से वहां से दूर होता चला गया। सबकी निगाह कालूराम पर थी। वह सन्नाटा फकीर बाबा की आवाज़ से टूटा। सबने देखा फकीर बाबा देवराज चौहान और मोना चौधरी के करीब खड़ा था। कोई तो क्या, खुद वे दोनों भी नहीं महसूस कर सके थे कि फकीर बाबा एकाएक उनके करीब कैसे पहुंच गया। फकीर बाबा ने नाराजगी भरी निगाहों से देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। तुम दोनों इस वक्त झगड़ा क्यों कर रहे हो? फकीर बाबा के स्वर में भरपूर नाराजगी के भाव थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसे होश में आए। उन्होंने एक दूसरे को सख्त निगाहों से देखा। उसके बाद नजरें पुनः फकीर बाबा पर जा टिकी। फकीर बाबा की निगाह दोनों पर फिर रही थी। मुझे अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं मिला, फकीर बाबा ने पूर्वता लहजे में कहा। बाबा, देवराज चौहान ने भिजे होठों से कहा, इसने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया था। इस बंगले में मैं रह रहा था और अब यह यहाँ मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी कि मुझे खत्म कर सके। फकीर बाबा की निगाह दोनों के खून से सने चेहरे पर फिरी। अपनी हालत देख रहे हो? फकीर बाबा ने समझाने वाले भाव में कहा। दोनों ही खून से रंगे पड़े हो। जो भी कर रहे हो, यह क्या अच्छी बात है? खुद को भी दुख दे रहे हो और मुझे भी।
दूसरों के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे क्यों बने बैठे हो? देवराज चौहान ने दांत भींचकर मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। तुम दोनों यह सब खत्म क्यों नहीं कर देते? एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। देवराज चौहान और मोना चौधरी खामोश रहे। फकीर बाबा के होठों पर शांत मुस्कान उभर आई। अच्छा, मुझे बताओ, इस बार झगड़े की क्या वजह बनी? फकीर बाबा के पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे नन्हे बच्चों में सुलह हो जाने वाली हो। मोना चौधरी की नजरें सीधी फकीर बाबा पर गई। बाबा, तुम तो सब जानते हो। जो हम नहीं जानते तुम वह भी जानते हो। हाँ, फकीर बाबा ने उसी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो मिन्नो, ठीक कहा। सब मालूम है मुझे, और मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ याद है मुझे, और तुम लोग सब कुछ भूल चुके हो। छोड़ो इस बात को, मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। फकीर बाबा के चेहरे पर उदासी उमड़ आई थी। मोना चौधरी फकीर बाबा को देखती रही। फकीर बाबा ने देवराज चौहान को देखा। देवा, फकीर बाबा ने अपने पन से कहा, तूने तो हमेशा मेरी इज्जत की, मेरी बात मानी। मैंने भी तेरे को इज्जत दी। बेटे के समान होते हुए भी मैंने तेरे को अपने बराबर का समझा। पहले जन्मों की तरह आज फिर मेरी बात मान जा देवा। छोड़ दे इस झगड़े को। मैं समझूंगा कि बाबा, देवराज चौहान की आवाज़ में गंभीरता थी। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और कौन नहीं। मेरा पिछला जन्म मिट चुका है। इस वक्त मेरे सामने यही जन्म है, और अपने इस जन्म की जिम्मेदारियां मैं पूरी करने की चेष्टा कर रहा हूँ। फकीर बाबा देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने फकीर बाबा की आंखों में देखा, परंतु आंखों की तीव्र चमक का सामना न कर पाने की वजह से देवराज चौहान ने मुंह फेर लिया। आप बुजुर्ग हैं बाबा, और आपने अभी तक मेरे साथ कोई गलत बात नहीं की, इसलिए आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ कि यह लड़ाई फैसला होने से पहले खत्म नहीं हो सकती, और जो फैसला होगा वह हम में से एक की मौत के बाद ही होगा। हाँ, फकीर बाबा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ। दो की लड़ाई में एक की मौत होती है तो दूसरा विजेता बनता है, तब तो फैसला हो ही जाता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों ही जिंदा रहो, आपस में फैसला कर लो, खून खराबा मत करो। कम से कम मैं तो अब इस मामले से पीछे नहीं हट सकता। देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। फकीर बाबा ने मोना चौधरी को देखा। तेरा क्या जवाब है मिन्नो? मैं अपने हाथ में लिया काम पूरा करके ही आराम करूंगी बाबा, मोना चौधरी गुर्राई। फकीर बाबा के होठों से गहरी सांस निकल गई। मैं जानता हूँ तू बहुत जिद्दी है, कभी भी तूने मेरी बात नहीं मानी। देवा तो फिर भी कभी कभी मेरी बात मान लेता था, लेकिन तू अपनी ही बात पर अड़ी रहती थी मिन्नो। पहले जन्मों में भी यही होता रहा है, और अब भी यही हो रहा है। दुश्मन बने बैठे हो तुम दोनों मेरे। जाने कितने जन्मों तक भटकाओगे मुझे। मुझ पर तरस भी नहीं आता तुम्हें। मोना चौधरी ने होठ भींच लिए। देवराज चौहान गहरी निगाहों से बाबा को देखने लगा। बाबा, देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। फकीर बाबा ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। बाबा, तुम पिछले जन्मों की किन बातों का जिक्र कर रहे हो? तुमने पहले भी कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। क्या कहना चाहते हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, परंतु यह वक्त कुछ भी कहने सुनने का नहीं है। तुम दोनों तो अपने ही झगड़े में उलझे हुए हो। तुम दोनों के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मेरी बात सुन सको, समझ सको। फकीर बाबा ने भारी स्वर में कहा। अपनी लड़ाई का फैसला कर लो। जो जिंदा बच जाएगा वह तो बीते 2 जन्मों की बातें मेरे मुंह से जान ही लेगा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई किस जन्म में शुरू हुई, क्यों हुई, और अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले एक दूसरे का खून बहा लो, जान ले लो, अपनी जिदें पूरी कर लो, तबाह करो सब कुछ। फिर मैं खुद ब खुद ही तुम्हारे पास आऊंगा। बीते जन्मों की खूनी दास्तान को तुम लोगों को बताऊंगा। देवराज चौहान गंभीर नजर आ रहा था, लेकिन मोना चौधरी आंखें सिकोड़े बाबा को देखे जा रही थी। मेरा जाने का वक्त हो रहा है। फकीर बाबा ने पुनः दोनों को देखा। लेकिन जाने से पहले कम से कम इस वक्त की तुम दोनों की लड़ाई को खत्म कराकर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पीठ मोड़ते ही
तुम लोग फिर खून खून खेलने लग जाओ। देवराज चौहान और मोना चौधरी की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। मिन्नो, फकीर बाबा ने मोना चौधरी को देखा। देवा ठीक कहता है कि तुमने इसकी जगह पर कब्जा किया है। हाँ, तो मैं अभी तुम्हें अपने मंत्रों से बांध दूंगा। तुम इसी तरह खड़ी रहोगी, देख सकोगी, सुन सकोगी, बात कर सकोगी, लेकिन कभी भी चल नहीं पाओगी। फकीर बाबा का कड़क स्वर सबके कानों में पड़ रहा था। मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा सख्ती से अपने मंत्रों द्वारा बांध सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी सख्ती के लिए। मोना चौधरी का चेहरा शांत था, परंतु आंखों में सुलगन थी। बरबस ही उसकी निगाह देवराज चौहान की तरफ घूमी। देवराज चौहान दूसरी तरफ देखने लगा। मिन्नो, जवाब दो, मेरे जाने का वक्त हो रहा है। फकीर बाबा का स्वर कड़क हो गया। ठीक है बाबा, मैं चली जाती हूँ, मोना चौधरी ने स्थिर लहजे में कहा। देवा, तुम अपने साथियों के साथ बंगले में जाओ। फकीर बाबा की आवाज वैसी ही रही। फकीर बाबा की शक्ति से धीरे धीरे सब परिचित होते जा रहे थे। देवराज चौहान ने अपने साथियों को बंगले में चलने का इशारा किया और खुद भी बंगले की तरफ बढ़ गया। तभी बांकेलाल राठौर पलटकर वापसी की तरफ बढ़ गया। तू कहाँ जाता है? फकीर बाबा का स्वर बांकेलाल राठौर के कानों में पड़ा। बांकेलाल राठौर पलटकर हाथ जोड़े विनीत स्वर में कह उठा, बाबा जी, मारी कार, मारा लोहे का यंत्र जो हम सबको अपने भीतर बिठाकर दौड़ा ले जावे, वो उधर खड़ा होवे, वो लाने को जा रहा था। कोई मारी कार को ले गयो तो हम कां की सवारी करो हो। फकीर बाबा के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। वैसा ही, वही आदतें, 2 बार जन्म लेने के बाद भी नहीं बदला। तुम लोगों में से कोई भी नहीं बदला। चेहरे बदल गए, कुछ के नाम बदल गए, लड़ने वाले हथियार बदल गए, लेकिन है सब कुछ वही, कुछ खास नहीं बदला। मारे भी पीछों को जन्म की कोई काड़ी होवे का? जा, फकीर बाबा ने हाथ उठाकर कहा तो बांकेलाल राठौर पलटकर तुरंत आगे बढ़ गया। रुस्तम राव की निगाह सूरज सिंह और सुजान सिंह पर थी, जो मौका देखकर इकट्ठे खड़े हो गए थे और कानों ही कानों में बात कर रहे थे, जबकि उन्हें दूर दूर रहना चाहिए था, क्योंकि एक मोना चौधरी का साथी था तो दूसरा देवराज चौहान का। रुस्तम राव समझ गया कि सुजान सिंह को साथ मिलाकर देवराज चौहान ने ठीक नहीं किया। अब भीतर की कोई भी खबर बाहर जा सकती थी। चलो, मोना चौधरी ने अपने साथियों से कहा। देखते ही देखते मोना चौधरी के साथी मोना चौधरी के साथ बंगले के बाहर खड़ी उसी कार की तरफ बढ़ गए जिस पर वे यहाँ आए थे। देवराज चौहान के साथियों का भी बंगले की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। तभी रुस्तम राव फकीर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, रुस्तम राव जल्दी से बोला, अपन तुम्हें जब मुंबई में पहली बार मिला, तुम्हें देखेला तो ऐसा लगेला जैसे तुम्हें पहले भी देखा है, तुम्हारी आवाज भी सुनेला है। पर अपन दावे के साथ कह सकता है बाबा कि अपन तुम्हें इस जन्म में नहीं देखेला। अपन का तो भेजा खराब होएला है बाबा, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। यह सब पिछले जन्मों का असर है, जो तेरे को ऐसा लगता है। बीते जन्मों की बातें कभी कभी तेरे जहन में करवट लेती हैं, तभी तो तुझे मेरी सूरत, मेरी आवाज पहचानी सी लगती है। बहुत जल्द तेरे को सब याद आएगा। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। इस जन्म में तू थापर नाम के आदमी का हुक्म मान रहा है? हाँ बाबा, थापर ठीक इंसान है, इतना बुरा नहीं। उसी ने देवा को इस रास्ते पर डाला था। अगर वह कोशिश करे तो देवा और मिन्नो की लड़ाई को रुकवा सकता है। कैसे बाबा? झगड़ा अमित को लेकर है। थापर से कहो, जहां से उसने मामला शुरू किया था, यानी कि शुरुआत से ही वह फिर इस मामले में आए तो सब उसकी समझ में आ जाएगा। बस, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्यों बाबा, बीच में कोई लफड़ा है क्या? जवाब में फकीर बाबा मुस्कुराकर रह गया। रुस्तम राव बेहिचक बाबा की चमकती आंखों में देखता रहा। जा, बंगले में जा, देवा के पास जा। रुस्तम राव फौरन पलटा और बंगले की तरफ बढ़ गया। चंद कदम चलने के बाद उसने पलटकर पीछे देखा तो फकीर बाबा कहीं भी नहीं था। रुस्तम राव के चेहरे पर परेशानी नाचने लगी थी। वह पुनः बंगले की तरफ बढ़ गया। जब भी बाबा को देखता था, उसके मस्तिष्क में कोई काली छाया डोलने लगती थी, जैसे वह छाया उसे बीते जन्मों की हलचलें याद दिलाना चाहती हो।
परंतु रुस्तम राव कुछ नहीं समझ पाता था। यह सब देखकर चोपड़ा का बुरा हाल हो गया था। वैसे भी वह सुबह से भाग दौड़ कर रहा था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे जब वह घर पर पहुंचा। वानखेड़े आया? घर पहुंचते ही बेहाली से चोपड़ा ने उर्मिला से पूछा। नहीं, उर्मिला ने चोपड़ा को ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन आपने क्या हाल बना रखा है? क्या बना रखा है? चोपड़ा सोफे पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेता हुआ बोला। आप पसीने से भरे पड़े हैं, यही हाल आपके कपड़ों का हो रहा है। उर्मिला बैठती हुई बोली। बाहर गर्मी बहुत है, चोपड़ा ने जल्दी से कहा। आपका चेहरा भी लाल हो रहा है। वह तो मेरी सेहत की निशानी है। चोपड़ा ने अजीब से अंदाज में दांत दिखाए। उर्मिला ने तीखी निगाहों से चोपड़ा को देखा। और आपके चेहरे का उड़ा रंग किस चीज की निशानी है? उर्मिला हाथ नचाकर कह उठी। धूप से चेहरे का रंग हल्का पड़ गया होगा, नहा धोकर ठीक हो जाएगा। उर्मिला की गहरी नजरें चोपड़ा पर थी। एक बात तो बताइए। अभी तक बता ही रहा हूं। पूछो पूछो। आप तो उन लोगों के पीछे गए थे, वे जो नए मकान में आकर ठहरे। बात मत करो उनकी। चोपड़ा ने गहरी सांस ली। सिर्फ उनकी ही बात होती तो मामला निपट ही जाता, लेकिन यहाँ तो भारी, बहुत भारी गड़बड़ हो गई है। वह देवराज चौहान और जिसे मैं खूबसूरत लड़की समझ रहा था, वह मोना चौधरी। ऊपर से गड़बड़ तो यह रही कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। मैं समझी नहीं कि आप। तुम कुछ मत समझो, मैं नहा कर आता हूँ। तुम चाय बनाओ, खाने की तैयारी शुरू कर दो। वानखेड़े कभी भी पहुंच सकता है, उसे भूखा रखोगी क्या? चोपड़ा ने अपने शब्द खत्म किए ही थे कि उसके कानों में इंजन की मध्यम सी आवाज पड़ी। चोपड़ा जल्दी से उठा और दूसरे कमरे में पहुंचकर खिड़की से बाहर झांका। सामने कुछ दूरी पर वही मकान नजर आ रहा था जहां मोना चौधरी ठहरी हुई थी। चोपड़ा के देखते ही देखते कार मकान के बाहर रुकी और उसमें से मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ और सूरज सिंह उतरकर भीतर प्रवेश कर गए। चोपड़ा की आंखें सिकुड़ी हुई थी। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। उसकी सोचों में 50 सवाल नाच रहे थे जिनके बारे में वह वानखेड़े से बात करना चाहता था। नहा धो लेने के पश्चात देवराज चौहान की हालत काबू में थी। चेहरे पर जख्मों के निशान अवश्य नजर आ रहे थे। धीरे धीरे बंगले का वातावरण सामान्य होता जा रहा था। बांकेलाल राठौर और जगमोहन जुबेर सिंह की लाश को चादर में लपेटकर कार पर रखकर दूर पहाड़ियों में लुढ़का आए थे। रुस्तम राव एक तरफ शांत बैठा था, परंतु उसके दिलो दिमाग में फकीर बाबा को लेकर हलचल मची हुई थी। वह अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रहा था कि फकीर बाबा बीते जन्मों की बातें क्या बताना चाहता है, या फिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उसे बार बार कुछ याद आ रहा है, परंतु उसके मस्तिष्क में रुक नहीं पा रहा। तभी उसकी सोचों में फकीर बाबा के शब्द आए कि थापर से कहो कि जहां से यह मामला शुरू हुआ था वहीं से एक बार फिर मामले पर गौर करे। फकीर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्या कहना चाहता था? जहां से यह मामला, मतलब कि अमित वाला मामला शुरू हुआ है, उस पर वहीं से गौर करो। मतलब कि वहां से मामले को सुई से उधेड़ कर देखो। रुस्तम राव की आंखें सिकुड़ गई। अगर बाबा की बात ठीक थी तो इस बात का एक ही मतलब निकलता था कि यह मामला शुरू से ही गड़बड़ है। सोचों में डूबा रुस्तम राव उठा और कुछ दूर पड़े फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर बटन पुश करने लगा। उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसका मस्तिष्क कहीं और उलझा हुआ है। लाइन मिली, कानों में आवाज पड़ी। हेलो, कौन बोला है? रुस्तम राव का स्वर शांत था। रुस्तम भाई? हाँ, अपुन ही बोला है। थापर साहब से बात करना है अपुन को। साहब तो है नहीं। है नहीं? क्या बोलता है तू अपुन को? अपुन बोला बात करनी है। रुस्तम राव के दांत पिंच गए। मालूम करना पड़ेगा कि थापर साहब कहाँ है। तो मालूम कर, क्या अपुन आकर मालूम करेला? रुस्तम राव का स्वर तीखा हो गया। फौरन से भी पेशतर थापर साहब को ढूंढ और बोल अपुन को खंडाला में फार्म वाले बंगले पर फोन करे। ठीक है, जल्दी कर, अपुन वेट करेला है, रुस्तम राव ने कहा और रिसीवर रख दिया। तभी सामने से बांकेलाल राठौर आता नजर आया। पास आकर बांकेलाल राठौर ने अपनी मूंछ को उंगली लगाई और होठ सिकोड़ कर रुस्तम राव को देखा। का छोरे, किसे फोन मारो हो?
बांकीलाल राठौर ने आंखें नचाई। अपने बाप को मारे रहा है बाप? रुस्तम राव मुस्कुराया। बाप? रुस्तम राव ने सिर हिलाया। एक बात तो बता छोरे, क्या थारे कितने बाप होवे? सब अपन के बाप हैं बाप। रुस्तम राव के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, क्योंकि अपन का असली बाप तो छोटे में ही मर गया था। इस वास्ते अपन ने सबको अपना बाप बनाया है कि बाप की कमी महसूस ना हो। ठीक बोल दावे। बांकीलाल राठौर ने चुपती निगाहों से उसे देखा। पण मारे को यो बात खोपड़ी में ना फंसो कि तम का बीमारी की दवा दारू हो। रुस्तम राव बांकीलाल राठौर को देखता रहा। थारी उम्र का हो? 16 साल। 16 सालों का तम होवे। बांकीलाल राठौर ने उसे सिर से पांव तक देखा। थारे तोबड़े पे 4 बाल के अलावा 5वां नजर ना आयो, पर तम तो बहुत खतरनाक खेल खोलो हो। क्या बोलेरा बाप? मोना चौधरी के आदमी जुबेर सिंह को तन्ने साफ करो। रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिलाया। साफ करो तो करो, मारा का घिसो, पर मारने का भी ढंगो हुए। यो जानवरों की तरह उस भलो इंसान की खोपड़ी में कटोरे को फिट करके ठोको। यो कां की शराफत हो। मौत भी आयो तो प्यारो, मोहब्बत से आयो। एक बात तो बतायो। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान थी। तन्ने जब जुबेर सिंह को मारो तब थारा दिमाग तो सही हो वो। यो तो नहीं कि थारे को दौरो पड़ो और उसी दौरे में तन्ने जुबेर सिंह को कटोरी में ठोको। ठीक बोला बाप, अपन को कभी कभी दौरा पड़ेला है। रुस्तम राव कह उठा। बांकीलाल राठौर ने रुस्तम राव को घूरते अपने मुझ पर उंगली लगाई। ठीक कहो छोरे, पर एक बात हमेशा याद रखो, अच्छी तरह याद रखियो कि कभी मारे को देखकर थारे को दौरा ना पड़ो। बांकीलाल राठौर की आवाज में तीखापन आ गया था। का समझो? जब सामने वालों का दौरा देखो तो मारे को डबल दौरा पड़ो, समझो कि नहीं? रुस्तम राव पुनः मुस्कुराया। बाप, अपन का दौरा स्पेशल है, बेकार में नहीं पड़ेगा। बांकीलाल राठौर ने रुस्तम राव को घूरते हुए अपनी मूंछ को हाथ लगाया और पलटकर आगे बढ़ता हुआ बड़बड़ा उठा। यो छोरा पोतो खतरनाक होवे, यो तो हमारी गर्दन भी रगड़ो कभी। रुस्तम राव फोन के इंतजार में वहीं रहा। कुछ देर बाद उसे सूरज सिंह भीतर आता नजर आया। शाम हो रही थी। सुजान सिंह सोहन लाल के साथ रात के लिए जैसे तैसे खाना बनाने की तैयारी करने जा रहा था। रुस्तम राव की नजरें सुजान सिंह पर जा टिकी। सुजान सिंह ने वहां से गुजरते रुस्तम राव पर निगाह मारी। इधर बिच्चा बाप। रुस्तम राव ने हाथ से पास आने का इशारा किया। सुजान सिंह ठिठका। क्या है? इधर को आ। तीखी नजरों से उसे घूरते सुजान सिंह पास आया। बाप, तू देवराज चौहान के बीच घुसेला है। रुस्तम राव का चेहरा सपाट था। तेरे को इस बात से क्या मतलब? सुजान सिंह के माथे पर बल पड़ गए। बहुत मतलब है बाप। रुस्तम राव का स्वर तीखा हो गया। वो तेरा भाई, जिसकी खैरियत के लिए तू मरने को तैयार होएला है, मोना चौधरी के साथ है। तो सुजान सिंह उसकी आंखों में घूर रहा था। तेरे को मालूम कि तेरा भाई दूसरी पार्टी में है, इस पर भी तू हमारी पार्टी में आया। इसका मतलब समझेला है कि नहीं? रुस्तम राव का चेहरा भावहीन था। कहना क्या चाहता है? सुजान सिंह के होठ भिंच गए। बाप, मोना चौधरी के साथ जब अपन लोग का फाइट होगा तब तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई आएला तो उसकी छाती का निशाना लेगा तू? रुस्तम राव गुर्रा उठा। सुजान सिंह के चेहरे पर मौत के भाव उभरे। अपन को क्या घुरेला है? जवाब दे। तब तू अपने भाई को गोली मारेगा या उसकी छाती से जा लगेगा? रुस्तम राव का स्वर पहले जैसा ही था। सुजान सिंह के होठों से बेहद मध्यम सी कुर्राहट निकली। ओ लड़के, सुजान सिंह ने होठ भींचकर कहा, तू हवा में उड़ना बंद कर दे, वरना एक ही हाथ में मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। अपनी खैर मना। रुस्तम राव की आंखों में तीव्र चमक उभरी। तो बाप, तेरा मतलब है कि लड़ाई के टेम तो अपने भाई पर गोली नहीं, उसकी तरफ बढ़ती गोली को अपने सीने पर लूंगा। सुजान सिंह खतरनाक स्वर में कह उठा। तू अपनी औकात में रह, मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दे। एकाएक रुस्तम राव मुस्कुराया। बाप, तू तो बुरा माने रहा है, अपन तो मजाक करेला था। साला। सुजान सिंह दांत भींचकर कह उठा। निक्कर पहनने की उम्र है और मेरे से जुबान लड़ाता है, काट कर फेंक दूंगा अगर कभी मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचा भी। ठंडा बाप ठंडा। रुस्तम राव पहले की तरह मुस्कुरा रहा था।
अब उनको क्या मालूम कि तू मेरे छोटे से मजाक का इतना बुरा मानेला। सॉरी बाप, सॉरी। चेहरे पर खतरनाक भाव समेटे उसे घूरता सुजान सिंह आगे बढ़ गया। रुस्तम राव की आंखों में उभरी तीव्र चमक एकाएक गायब हो गई और वहां वहशी भाव ने जगह ले ली। नजरें जाती सुजान सिंह पर थी। घंटे भर बाद फोन की घंटी बजी। रुस्तम राव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ थापर ही था। सलाम थापर साहब। रुस्तम राव के चेहरे पर मुस्कान उभरी। कैसे हो रुस्तम? थापर का शांत स्वर आया। एकदम फिट है थापर साहब अपुन। ठीक भाषा बोलो। जी। रुस्तम की बात करने का अंदाज फौरन बदल गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवराज चौहान और बाकी सब कुछ ठीक है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मामला बहुत ही बिगड़ता नजर आ रहा है, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि रूपक लाल चंदोलिया ने अमित को हासिल करने के वास्ते मोना चौधरी को देवराज चौहान के सामने खड़ा कर दिया है। खासा झगड़ा खड़ा हुआ पड़ा है। मोना चौधरी? थापर के स्वर में अजीब से भाव आ गए। हाँ, अंडरवर्ल्ड की मजबूत शख्सियत। ओह थापर साहब, कई दिन से अमित भी गायब है। न देवराज चौहान के पास है और न ही मोना चौधरी के पास। किसी को नहीं मालूम कि वह कहाँ है। ओह। क्षणिक चुप्पी के बाद थापर की आवाज आई। तुमने फोन क्यों किया? थापर साहब, मेरे को मालूम हुआ है कि मामला शुरू से ही गड़बड़ है। क्या मतलब? पूरी बात तो मेरे को भी नहीं मालूम। रुस्तम राव का स्वर गंभीर था, लेकिन कहीं से सुना है कि जहां से यह मामला शुरू हुआ है वहीं से ही गड़बड़ है और यह मामला भागीरथ मल्होत्रा, रूपक लाल चंदोलिया और अमित से शुरू हुआ है। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि तुम कहना क्या चाहते हो। रुस्तम राव के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। थापर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले पर शुरू से ही गौर कीजिए। अमित, रूपक लाल और भागीरथ में से शायद कोई गड़बड़ कर रहा है जो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा शायद मैं आपको कुछ न समझा सकूं। 2 पलों की खामोशी के बाद थापर की आवाज़ रुस्तम राव के कानों में पड़ी। मैं समझ रहा हूँ रुस्तम कि तुम क्या कह रहे हो, फिर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि इस मामले में शुरू से ही कोई गड़बड़ है। खैर, मैं मालूम करूँगा। आप खुद ही सारा मामला चेक कीजिएगा। किसी को यह काम करने को दिया तो बात खुल जाएगी। और कुछ नहीं थापर साहब। दूसरी तरफ से थापर ने लाइन काट दी। रुस्तम राव ने रिसीवर रखा और होठ सिकोड़े गहरी सोच में डूब गया। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े शाम को 6 बजे चोपड़ा के यहाँ पहुंचा। मुंबई से वह दोस्त की कार ले आया था। उसी पर खंडाला पहुंचा था। वानखेड़े को देखते ही चोपड़ा खुशी से उछल पड़ा। सर्विस के दिनों की याद आ गई। उर्मिला को भी वानखेड़े के आने पर खुशी हुई। चाय पानी के बाद वानखेड़े और चोपड़ा की बातें हुई। तुम देवराज चौहान के बारे में बता रहे थे चोपड़ा? वानखेड़े की निगाह चोपड़ा पर टिकी। हाँ। चोपड़ा के चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे। देवराज चौहान इस वक्त खंडाला में ही है। कहाँ? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। चोपड़ा ने वानखेड़े को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा, इस वक्त देवराज चौहान ही नहीं, सारे हालात को भी जानने की जरूरत है। खंडाला में ऐसे खतरनाक हालात पैदा हुए पड़े हैं कि अगर यहाँ की पुलिस को पता चल जाए तो वह बौखला उठे। तुम कहना क्या चाहते हो चोपड़ा? वानखेड़े के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। खंडाला में देवराज चौहान और मोना चौधरी एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। चोपड़ा ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने अपने आदमी इकट्ठे कर रखे हैं और मोना चौधरी ने अपने। जिसको भी मौका मिलता है दूसरे पर जानलेवा हमला बोल देता है। मैंने मोना चौधरी को भी हमला करते देखा और देवराज चौहान को भी। दोनों पागल हुए भागे फिर रहे हैं। सोच में डूबे वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। कब से हो रहा है यह सब? यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन 2 दिन से मैं इन लोगों को नोट कर रहा हूँ। चोपड़ा ने दांतों से होठ काटते हुए कहा। कुछ और लोग भी हैं इस मामले में। एक लंबा चौड़ा 7.25 फीट का इंसान है जो शायद हाथी जैसी ताकत रखता है। मैंने उसे आज ही देखा था, लेकिन मैं दूर था। और एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है फकीरों जैसा, उसे भी मैंने दूर से देखा था। ऐसा लगता है जैसे इन दोनों की भी इस मामले में टांग फंसी लगती है, क्योंकि देवराज चौहान और मोना चौधरी जब एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे तो इन दोनों के आने पर ही उनकी लड़ाई रुकी। वह फकीर बाबा
तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाया। क्यों? मैं दूर से इस सारे मामले को देख रहा था। खुली जगह थी। गाय का बछड़ा भी आता तो मेरी निगाहों में आ जाता, लेकिन उस फकीर बाबा को अचानक ही मैंने वहां पर देखा। वह कहां से आया मैं नहीं देख सका। ऐसा लगा जैसे एकाएक जमीन से प्रकट हो गया हो। वानखेड़े की गंभीर निगाह चोपड़ा पर थी। चोपड़ा, कष्ट लेते हुए वानखेड़े ने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक एक करके नहीं, सब बातें एक साथ बता। इस तरह बता कि सब कुछ मुझे समझ में आ जाए। मतलब कि जितना तू जानता है उतना मैं भी स्पष्ट तौर पर जानने लगूं। चोपड़ा ने सब कुछ बताया, सिर से पांव तक तो ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक। इस तरह बताया कि हालात का एक एक कोना वानखेड़े के मस्तिष्क की पकड़ में आ गया। कई पलों तक वहां गहरी खामोशी छाई रही। इतना कुछ होने के बाद भी खंडाला पुलिस को इन हालात की कोई खबर नहीं। चोपड़ा बोला, नहीं। वानखेड़े ने सिर हिलाया, तुम अभी देवराज चौहान को नहीं जानते। वह अपने मामले में पुलिस का आना कभी पसंद नहीं करता और काम भी इस तरह करता है कि पुलिस को उसकी या उसके काम की हवा तक न लगे। मेरे ख्याल में देवराज चौहान की तरह मोना चौधरी भी कभी नहीं चाहेगी कि वह पुलिस की निगाहों में आए। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है। क्या? देवराज चौहान बेवकूफ इंसान नहीं है। ऐसा नहीं कि खामखा इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दे, और मोना चौधरी भी इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हो सकती कि देवराज चौहान के मुकाबले पर खड़ी हो जाए। अब सोचने की बात तो यह है कि ऐसी क्या बात हुई कि दोनों अपनी सारी समझदारी एक तरफ रखकर इस पूरी तरह झगड़े पर उतर आए। वानखेड़े ने चोपड़ा को देखा। चोपड़ा के पास इस बात का जवाब ही कहाँ था। वह तो खुद यही जानने का इच्छुक था कि दोनों की लड़ाई की वजह क्या है। पुलिस के पास मोना चौधरी की फाइल तो होगी, एकाएक चोपड़ा ने पूछा। हर हाल में होगी। किसके पास? मैं नहीं जानता। वानखेड़े ने सिर हिलाया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मोना चौधरी की फाइल जनरल है या उस पर स्पेशल रिमार्क्स हैं। लेकिन इतना जानता हूँ कि देवराज चौहान की तरह मोना चौधरी को भी कानून ने इश्तिहारी मुजरिम करार दिया हुआ है। वानखेड़े ने कष्ट लेकर कुर्सी के पुष्ट से गर्दन टिका ली। मेरे ख्याल में देवराज चौहान और मोना चौधरी को कानून की गिरफ्त में फंसाने का यह बेहतरीन मौका है। चोपड़ा बोला, तुम्हें अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए फौरन बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों ही नहीं बच सकेंगे। वानखेड़े के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। क्या हुआ? वानखेड़े को खास अंदाज में मुस्कुराते देखकर चोपड़ा के होठों से निकला। चोपड़ा, वानखेड़े ने कष्ट लेते हुए कहा, इस मामले को उस जैसा मत समझो कि डंडा खड़काया और अपराधी हाथ खड़े करके सामने आ गया। यह देवराज चौहान का मामला है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर देवराज चौहान को खत्म करना होता तो फिर पुलिस का घेरा जायज था, लेकिन कर दो खत्म। नहीं, यह मेरी जिद है कि देवराज चौहान को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। चोपड़ा के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। पुलिस में आकर तुम अपनी जिदें पूरी करने में लगे हो या ड्यूटी? अपने फर्ज को मैं कभी नहीं भूलता। नहीं भूलते तो तुम्हें अभी इसी वक्त मोना चौधरी और देवराज चौहान को खत्म कर। मेरी बात सुनो चोपड़ा, गुस्से में मत आ। वानखेड़े ने समझाने वाले ढंग से कहा। पुलिस का घेरा डलवाकर मैं अभी देवराज चौहान के शरीर के हर हिस्से में गोलियां धंसवा दूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर देवराज चौहान कुछ देर आजाद रह जाता है तो जनता का क्या नुकसान होता है? चोपड़ा वानखेड़े को घूरता रहा। हमारा पहला फर्ज है जनता को बचाना, यह देखना कि किसी खतरनाक इंसान से आम नागरिक को खतरा न हो, कोई मासूम जनता को परेशान न करे। उसके बाद हमें यह देखना है कि किस अपराधी की कानून को पहले ज़रूरत है, उसे तलाश करके फौरन पकड़ा जाए। उसके बाद के हिस्से में जो अपराधी आते हैं उनमें से यह देवराज चौहान आता है। वानखेड़े ने कहा, मुझे लगता है देवराज चौहान के बारे में यहाँ की पुलिस से बात करना तो ज़्यादा बेहतर रहता। ना तो वह बचता और ना ही मोना चौधरी। तुम हो कि एक बात बताओ चोपड़ा, जनता को देवराज चौहान से क्या खतरा है? चोपड़ा खामोश रहा। जवाब दो। वानखेड़े पुनः बोला, देवराज चौहान सिर्फ एक ही अपराध करता है, वह डकैतियां करता है। अगर किसी का खून करता है
तो वह सिरे से गलत इंसान होता है या फिर पुलिस को पहले से ही उसकी तलाश होती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि देवराज चौहान जो भी करता है उससे आम जनता को जरा भी खतरा नहीं है। कभी सुना आज तक कि गलती से भी देवराज चौहान के हाथों कोई नागरिक या पुलिस वाला मारा गया हो? चोपड़ा ने पहलू बदला। तुमने एक बार मेरे से देवराज चौहान की फाइल लेकर पढ़ी थी, याद है मुझे। तो फाइल में लिखी यह बातें भी पढ़ी होंगी। हाँ, आगे सुनो। मैंने कई बार देवराज चौहान को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश की। उस कोशिश में मैं कई बार मौत के मुंह से बच गया। बच नहीं सकता था, परंतु मुझे देवराज चौहान ने बचाया। यह जानते हुए बचाया कि मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए भागता फिर रहा हूँ। इस बात को वह जाति दुश्मनी नहीं समझता। उसका कहना है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम अपना फर्ज पूरा करने में लगे हो। ऐसे में दुश्मनी किस बात की? इसका मतलब कि तुम देवराज चौहान को छोड़ दोगे? ऐसा किसने कहा? मैं तो तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि देवराज चौहान अगर बच निकलता है तो आफत वाली कोई बात नहीं होगी। ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो कानून की पहुंच से दूर हो सका हो। गैर कानूनी काम करने वाला हर इंसान एक दिन कानून के शिकंजे में फंसता ही है। देवराज चौहान भी फंसेगा, अब नहीं तो कुछ देर बाद। चोपड़ा वानखेड़े को देखे जा रहा था। और अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, ढेरों पुलिस के साथ देवराज चौहान को घेर लूं, तो तुम क्या समझते हो वह हाथ उठाकर सामने आ जाएगा? शायद आ भी जाए, क्योंकि देवराज चौहान पुलिस पर हथियार नहीं उठाता। लेकिन उसके साथियों की कौन गारंटी लेगा? जाहिर है कि देवराज चौहान के साथी बढ़ चढ़कर खतरनाक होंगे और हथियार फेंककर तो सामने आने से रहे। वे तो अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे कि पुलिस को खत्म करके बच निकलें। चोपड़ा की आंखों के सामने देवराज चौहान के साथियों की सूरतें उभरी। और कम से कम इस वक्त यही बात मोना चौधरी जैसी खतरनाक मुजरिम पर लागू होती है। तुम क्या सोचते हो कि घेरा पड़ने के बाद वे खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे? नहीं, वे सब भी पूरी कोशिश करेंगे कि बच निकलें। और इस कोशिश में वे भी मरेंगे और हमारे पुलिस वाले भाई भी मरेंगे। और मैं पुलिस वालों की जान खामखा नहीं जाने दूंगा। वानखेड़े की आवाज में सख्ती आ गई थी। और इस वक्त पुलिस के लिए सबसे खास बात जानना यह भी जरूरी है कि देवराज चौहान और मोना चौधरी में ऐसा क्या हो गया कि जो लड़ने मरने पर लगे हैं। और अगर दोनों की आपसी लड़ाई में कोई एक खत्म हो जाता है तो यह हमारे लिए और भी अच्छी बात है। सिरदर्दी खत्म होगी हमारी। जो बचेगा उसे भी देख लेंगे। तुम्हारा मतलब कि उन्हें लड़ने दिया जाए? हाँ, वानखेड़े मुस्कुराया। उनकी लड़ाई में हमें फायदा है, क्योंकि यह उनकी आपसी लड़ाई है और लड़ाई में वही मरेगा जो इसमें शामिल होगा। और हम आराम से बैठे रहें? चोपड़ा के होठ सिकुड़े। नहीं, वानखेड़े ने सिर हिलाया। इस दौरान हमें यह जानना है कि ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। कैसे मालूम होगा? देखते हैं कैसे मालूम होगा। वानखेड़े ने सिगरेट ऐश ट्रे में डाली। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे बताओ, देवराज चौहान किस जगह पर है? उससे मिलना है। मिलना है? चोपड़ा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। यह क्या कह रहे हो? क्यों? वह अपराधी है, तुम पुलिस वाले। वह तो तुम्हें खत्म। कुछ नहीं होगा मुझे। उठो और मुझे वह जगह दिखाओ और तुम दूर ही रहना। चोपड़ा वानखेड़े को देखता रहा। उठो चोपड़ा, हो सकता है देवराज चौहान ही बता दे कि झगड़े की क्या वजह है। उसके पास मत जाओ, मैं उसे देख चुका हूँ। वह बहुत खतरनाक। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वानखेड़े के होठों के बीच दबी मुस्कान उभरी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूँ कि वह खतरनाक ही नहीं, वक्त आने पर दरिंदों की दरिंदगी भी पीछे छोड़ जाता है। उलझन और असहमति भरे अंदाज में चोपड़ा खड़ा हुआ। और वह मोना चौधरी, उसकी क्या? उसके बारे में भी सोच लूंगा। ये दोनों ही खतरनाक हैं और इन पर हाथ डालने के बारे में मैं किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इस समय दोनों ऐसे हालात में फंसे हैं कि कोई भी खंडाला छोड़कर नहीं जाने वाला और मैं भी यही हूँ। बीते 2-3 घंटों में मोना चौधरी की हालत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। कभी कभार शरीर में पीड़ा की लहर दौड़ जाती थी। अभी सूरज सिंह होटल से खाना पैक कराकर लाया था और अब सब खाने में व्यस्त थे। मोना चौधरी के नीचे वाले होठ में
सूजन नजर आ रही थी। सिर्फ पारसनाथ ही था जो खाना खाने में हिस्सा नहीं दे रहा था और कुछ हटकर कुर्सी पर बैठा कष्ट ले रहा था। पूछने पर उसने इतना ही कहा था कि भूख नहीं है। पारसनाथ का खुरदुरा कठोर चेहरा गहरी सोचों में डूबा नजर आ रहा था। खाने के दौरान कोई नहीं बोला था, चुप्पी छाई हुई थी। खाने से निपटने के बाद जब सब फुर्सत में आने लगे तो महाजन पारसनाथ के पास पहुंचा। हाँ, महाजन के होठों पर मुस्कान उभरी। सोच रहे हो कि देवराज चौहान को कैसे खत्म किया जाए कि वह फिर बेबी के लिए कोई खतरा न पैदा कर दे। पारसनाथ ने महाजन को देखा, फिर अपने खुरदुरे चेहरे पर हाथ फेरा। नहीं, पारसनाथ की आवाज सपाट थी। तो यह मामला तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा? महाजन उसके करीब कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ, पारसनाथ का स्वर पहले जैसा ही था। जो भी हो रहा है वो होना चाहिए और वह सिर्फ अमित को लेकर होना चाहिए, क्योंकि इस काम के केंद्र अमित है। लेकिन अब मामला असल मुद्दे की तरफ से हटता जा रहा है, जो कि गलत बात है। महाजन के चेहरे पर गंभीरता उभरी। तुम्हारा इशारा मोना चौधरी और देवराज चौहान की लड़ाई की तरफ है? हाँ, जो आज लड़ाई हुई वह नहीं होनी चाहिए थी। उसकी जरूरत ही नहीं थी। उस वक्त अगर अमित सामने होता और लड़कर इस बात का फैसला किया जा रहा होता कि जो जीतेगा वह अमित को ले जाएगा, तो लड़ाई कुछ कायदे की लगती। महाजन पारसनाथ को देखता रह गया। पारसनाथ ने ठीक ही तो कहा था। माना? महाजन ने सिर हिलाया। उस वक्त तो गर्मा गर्मी में सब कुछ ठीक लग रहा था, परंतु अब ठंडे दिमाग से सोचने से तुम्हारी बात ठीक लगती है। और वह जुबेर सिंह तो खामखा ही अपनी जान गंवा बैठा। पारसनाथ ने कुछ नहीं कहा। इन सब हालात पर हमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। महाजन पुनः बोला। मेरे ख्याल में मोना चौधरी को देवराज चौहान से दुश्मनी छोड़कर अपना ध्यान अमित की तरफ लगाना चाहिए। अगर हम सब अमित की तलाश में लग जाए तो आखिर उसे पाने में कामयाब हो ही सकते हैं। अमित देवराज चौहान के पास है? दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा। मोना चौधरी पास आ खड़ी हुई थी। उसने सिगरेट सुलगा रखी थी और शांत भाव से कश लगा रही थी। लेकिन सुनने में तो आया है कि अमित का खुद देवराज चौहान को भी पता नहीं कि। झूठ बोलता है देवराज चौहान। मोना चौधरी बात काटकर सख्त स्वर में कह उठी। ऐसा वह इसलिए कह रहा है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ से हट जाए। महीना बीतने में जो दिन बाकी बचे हैं वे बीत जाए और वह बाजी मार दे जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पारसनाथ ने सपाट निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी? पारसनाथ ने कहा। तुम्हें बरगलाने के लिए देवराज चौहान जैसा इंसान किसी भी हालत में यह नहीं कहता फिरेगा कि अमित उसके पास से कहीं चला गया है या कोई उसे उठाकर ले गया है। तुम अपने को ही उसकी जगह रखकर देखो कि ऐसे मौके पर क्या तुम झूठा डंका बजाती कि अमित अब तुम्हारे पास नहीं रहा। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि वह कहाँ है। मोना चौधरी की नजरें पारसनाथ पर टिकी रही। मैंने अब पहली बार देवराज चौहान को देखा है, उसकी हर चीज नोट की। अगर वह झूठा होता तो मौका पाकर आसानी से तुम्हें और हम लोगों को गन से भून सकता था। यह उसके लिए जरा भी कठिन काम नहीं था। पारसनाथ ने ठोस शब्दों में कहा। तुमने उसके हाथ से गन गिरवाई थी, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी जेब में रिवॉल्वर थी। मैंने स्पष्ट नोट किया था। अगर वह झूठा इंसान होता तो तब भी उसे जान जाती महसूस होती। वह रिवॉल्वर निकालकर तुम्हें शूट कर सकता था। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता उभरी। उसने कालू राम को 10 लाख देकर धोखे से मेरे लिए मौत खरीदनी चाहिए, लेकिन मैं। यह बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती कि जिसकी अपनी बाहों में दम हो, सोचने की ताकत हो, वह यूं ही किसी को 10 लाख देकर सामने वाले को खत्म करवाना चाहेगा। मेरे ख्याल में यह एक ऐसा झूठ है जो कालू राम ने बोला है। तुम्हें इतना वक्त नहीं मिला कि सारे हालात पर गौर कर सको। अगर गौर किया होता तो यह बात तुम्हारी समझ में आ गई होती। महाजन होठ सिकोड़कर पारसनाथ को देख रहा था। मोना चौधरी ने अपने सूजे चेहरे पर उंगली लगाई, फिर कस लिया। तुम कालू राम को जानती हो? पारसनाथ ने पूछा। नहीं, नहीं जानती तो 10 लाख लेकर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया?
कम से कम मैं तो उसकी इस बात को नहीं मानता कि वह तुम्हें इसलिए छोड़ रहा है कि तुम उसे अच्छी लगती हो। वह तुम्हें बार बार अपने पास बुलाता है, जबकि उसमें इतनी ताकत है कि वह जब भी चाहे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसे में उसे रोक पाना भी आसान नहीं होगा। लेकिन वह करता नहीं है। बेबी, बात तो पते की है, महाजन बोला। आज देवराज चौहान भी उससे पूछ रहा था कि वह कौन है। देवराज चौहान के बारे में जो सुना था, आज जो देखा, उसके मुताबिक मुझे वह ठीक लग रहा है, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। क्या ठीक लग रहा है? महाजन ने पूछा। यही कि वह कालू राम को नहीं जानता और अमित वास्तव में उसके पास नहीं है। तो फिर अमित कहाँ गया, यही तो जानना है। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव नाचते नजर आने लगे थे। वहां खामोशी छा गई। सूरज सिंह एक तरफ बैठा खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। पारसनाथ, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली, अगर तुम्हारी बातों को सच भी मान लिया जाए तो उस स्थिति में भी अमित तक पहुंचने का रास्ता हमें देवराज चौहान के आसपास से ही मिलेगा, क्योंकि वह देवराज चौहान के पास से ही गायब हुआ है। यह बात भी ठीक है, महाजन ने फौरन सिर हिलाया। अच्छी बात है, मोना चौधरी शांत स्वर में बोली। हम कुछ देर के लिए देवराज चौहान पर से ध्यान हटाकर अमित की तलाश पर लगते हैं। वैसे भी रूपक लाल को महीने का वक्त दिया है कि अमित को इस दौरान उसके हवाले कर देंगे, और महीना पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं रहा। महाजन ने सूरज सिंह को देखा। तेरा क्या हाल है प्यारे? सूरज सिंह ने महाजन को घूरा। जब वह फकीर बाबा वहां आया था, तब तो देवराज चौहान के आदमी के साथ चिपक कर क्या बातें कर रहा था? महाजन के चेहरे पर तीखे भाव आ गए थे। मोना चौधरी उसे जानती है। सूरज सिंह ने महाजन की आंखों में देखा। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। उसका नाम सुजान सिंह है, वह इसका भाई है, मोना चौधरी ने कहा। होगा। महाजन ने सूरज सिंह को सख्त निगाहों से देखा। अगर भाई से इतना ही प्यार है तो उसे एक तरफ ले जाकर गोद में बिठा ले। इस वक्त वह देवराज चौहान का साथी है और हमारा दुश्मन है। जब भी लड़ाई होगी तो वह मरेगा या फिर तू मरेगा। सूरज सिंह के चेहरे पर नापसंदगी के भाव उभरे। क्या बातें हो रही थी? महाजन ने पूछा। भाई कह रहा था कि देवराज चौहान के बारे में, अमित के बारे में कोई खास बात होगी तो वह बताएगा। और तू सुनकर क्या करेगा? मोना चौधरी को बताऊंगा, सूरज सिंह ने उखड़े स्वर में कहा। महाजन के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। यह फालतू की जनता सेवा मेरी समझ से तो बाहर है। सूरज सिंह कुछ नहीं बोला। अमित के बारे में नहीं बताया उसने? पूछा था, लेकिन भाई को अमित के बारे में कोई खबर नहीं। वह ताजा ताजा देवराज चौहान के साथ मिला है। खबर मिलते ही वह फौरन हमें बता देगा। सूरज सिंह ने स्थिर लहजे में कहा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? महाजन बड़बड़ा उठा। जब भी डंडे की तरह घूमेगा टुकड़ों में बदल ही जाएगा। चोपड़ा ने दूर से ही वानखेड़े को फार्म और वह बंगला दिखा दिया जिसमें देवराज चौहान मौजूद था। चोपड़ा इतना हौसला इकट्ठा न कर पाया था कि वानखेड़े के साथ बंगले के भीतर देवराज चौहान के सामने चला जाता। जब वह असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर था, तब अक्सर देवराज चौहान की डकैतियों के बारे में सुना करता था, और कुछ घंटे पहले ही जब मोना चौधरी से झगड़ा हो रहा था, तब उसने देवराज चौहान का भयानक रूप देखा था। मैं यहीं खड़ा हूँ, चोपड़ा कार से टेक लगाता हुआ बोला। तुम जाओ। वानखेड़े आगे बढ़ गया। अभी भी सोच लो, खामखा मुसीबत मोल मत लो देवराज चौहान के पास जाकर। चिंता मत करो। चलते चलते वानखेड़े ने हाथ हिलाया। रात के 8 बज रहे हैं। फार्म जैसी खुली जगह में तो वैसे भी अंधेरा और भी गहराया लग रहा था। चंद्रमा की रोशनी में बंगला चमक सा रहा था और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत साफ रास्ता नजर आ रहा था। तेज ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। 10-12 मिनट चलने के पश्चात वानखेड़े बंगले पर पहुंचा। बंगले के बाहर आज ज्यादा न होकर 2-3 रोशनियां ही जल रही थी। सामान्य सा प्रकाश फैला था। ऐसे में हर तरफ नजर रख रहे बांकेलाल राठौर की नजरें कब की वानखेड़े पर टिकी थी। सोहन लाल खाना बनाने में व्यस्त था। देवराज चौहान ड्राइंग हॉल में आराम की मुद्रा में बैठा था। जगमोहन हमेशा की तरह गन के साथ बंगले की छत पर था।
मोना चौधरी की तरफ से आज किसी तरह की हरकत की आशा नहीं थी, फिर भी पहरा जरूरी था। वानखेड़े बंगले के पास पहुंचा ही था कि हाथ में रिवॉल्वर दबाए बांकेलाल राठौर उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। एक नजर देखते ही वानखेड़े समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति खतरनाक है। कहाँ घूमत हो भाइयों? बांकेलाल राठौर की आवाज में तीखापन था। यहाँ हवा अच्छी चल रही है, वानखेड़े ने उसे देखते हुए शांत स्वर में कहा। वो तो मारे को भी पता होवे, क्योंकि वो मारी पतलून के भीतर भी ठंडा ठंडा करो, बांकेलाल राठौर ने कड़वे स्वर में कहा। पर तू अपनी सुना, इधर किधर? वानखेड़े खामोश रहा। थारे को मालूम होवे ना कि तू कहाँ खड़ो होवे? हाँ, कहाँ? देवराज चौहान के आदमी के पास। वाह, तन्ने तो सब जाने। बांकेलाल राठौर सतर्क सा हो उठा। थारा नाम पता का हो? वानखेड़े ने जेब से आई कार्ड निकाला और बांकेलाल राठौर की तरफ बढ़ाया। बांकेलाल राठौर सावधानी से आगे बढ़ा। वानखेड़े के हाथ से कार्ड लेकर कम रोशनी में देखा। देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसने कार्ड वानखेड़े को वापस दिया। मारे को का पता कि मारे सामने वर्दी वालों बिना वर्दी के खड़े हो? बांकेलाल राठौर की तीखी निगाह वानखेड़े पर टिक चुकी थी। पर मारे को एक बात तो बता। क्या? थारा थाना किधर को होवे? कभी आतो जातो फेरा मारो, चाय वाय भी मारो और देखकर बतायो कि थारे थाने में मारा नाम भी दर्ज होयो कि नहीं। दोनों के बीच चंद पलों की खामोशी रही। बांकेलाल राठौर की नजरें हर तरफ घूम रही थी। देवराज चौहान कहाँ है? वो तो है, पर तू कितनी पुलिस को साथ लायो? एक भी नहीं। अकेला हो? हाँ। बांकेलाल राठौर के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मारे को तो विश्वास ना आयो। बांकेलाल राठौर कहर भरे स्वर में कह उठा। मन्ने तो अभी तक ऐसा कोई पुलिस वालों न देखो जो अकेलो अकेलो। देवराज चौहान मुझे जानता है, वानखेड़े ने उसकी बात काट कर कहा। जरूर जानो, क्यों ना जानो? पुलिस वालों को तो वो पक्का जानो, पर तू इधर को आयो क्यों? थारे को मालूम कि तुम भारी गलती कर गयो। वानखेड़े कुछ नहीं बोला। चलो और देवराज चौहान से मिल लो, बांकेलाल राठौर कड़वे स्वर में कह उठा। हम भी देखो कि थारी देवराज चौहान के साथ यारी कितनी बढ़िया हो। कहने के साथ ही बांकेलाल राठौर ने वानखेड़े पर नजर टिकाए ऊंचे स्वर में कहा। जगमोहन? हाँ। छत की तरफ से जगमोहन की आवाज आई। वह तब नीचे वानखेड़े को देखता सोच रहा था कि इसे कहीं देखा है, परंतु चेहरा स्पष्ट न होने पर वानखेड़े को पहचान नहीं पाया था। एक पुलिस वालों मारो मेहमान बनकर आयो, खातिर के लिए देवराज चौहान के हुजूर में पेश करने जा रहे हो। तम नजर रखो, इसके पीछे कोई न हो। पल भर की चुप्पी के पश्चात जगमोहन की आवाज आई। कौन है यह? वानखेड़े। इस बार वानखेड़े ऊंचे स्वर में बोला। तुम? जगमोहन का ऊंचा स्वर आया। तुम यहां तक कैसे आ गए? बस पहुंच गया। वानखेड़े के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। बांके, इसे देवराज चौहान के पास ले जा। जगमोहन की आवाज पुनः आई। वानखेड़े को घूरते बांकेलाल राठौर ने अपनी मूंछ को उंगली लगाई। थारी यारी तो घनी नजर आवे, पूरो गली मोहल्लो जानो। बांकेलाल राठौर बोला। मारे को लगे कि देवराज चौहान थारे को नयो नकोर कार लेकर दयो। वानखेड़े के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मारे से भी सौदा फिट करो। हम थारे को गुरदासपुर की सबसे बढ़िया भैंस खरीद कर थारे घर की खूंटी से बांध आयो। भाईचारा बन जायो मारे थारे में। वानखेड़े कुछ नहीं बोला। चलो देवराज चौहान से मिल लो। बांकेलाल राठौर वानखेड़े से सतर्क उसके साथ आगे बढ़ गया। अथलेटा सा देवराज चौहान वानखेड़े को देखते ही चौंक कर उठ बैठा। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। वानखेड़े मुस्कुराया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।